Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqar Ahmed. I will teach you English. Beta, today we will discuss very important lecture, or our today's lecture is very important. In this lecture we will discuss about our revised English book, which is this one. This is our revised English book. Okay. खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। तो बेटा आज इस बुक से रिलेटेड इसके कंटेंट्स क्या हैं और बाकी इस बुक की डिमांड क्या है हमसे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, आवर टुडेज लेक्चर विल कंसिस्ट ऑन टू पार्ट्स। इन पार्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटेंसीज द लैंग्वेज इन द लैंग्वेज आर फोकस्ड, कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये बुक है रिवाइज बुक। इस बुक को पढ़ने के बाद हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव हो जाएंगी या स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, या इस बुक का फोकस कौन कौन सी स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज पे है। एंड इन सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंटेंट्स। ये जो पूरी बुक के कंटेंट्स हैं, इनको एक ओवरव्यू हम करेंगे, इनको देखेंगे कि इनमें क्या है जी। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट से। In this edition, the following competencies in the English language are focused. इस एडिशन में बच्चे ये competencies, इन competencies पे फोकस किया गया है। Very first thing is reading and thinking skills. Reading and thinking skills. Reading mean, what is reading? Reading is an individual exercise. We interact with the text using prior knowledge of the world to create meaning and understanding. हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं, अपना जो मेरा और आपका प्रायर नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल करने के बाद हम कहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मीनिंग तक और अंडरस्टैंडिंग तक। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द गोल ऑफ रीडिंग इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग। जो मेन गोल है बेटा रीडिंग का, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, there are different techniques of reading, but or somehow you can say types, but here we will discuss about two things. First is intensive reading, second is extensive reading. In intensive reading means that the readers take a text, study it line by line and refer at very moment to the dictionary. ये क्या बेटा, लाइक जो हम कर रहे हैं, ये टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसको हम रीड करेंगे, और यहां कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो हम क्या कंसर्न करेंगे, डिक्शनरी से कंसर्न करेंगे, इसको इसका मीनिंग कंसर्न करेंगे। और इन अदर वर्ड्स इसको हम ये कह सकते हैं जी, स्टडीइंग माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट मीन लिटिल, माइनर से माइनर जो डिटेल है उसको हम स्टडी करेंगे। टू गेट होल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। टू डेवलप कंप्रीहेंशन एंड पर्टिकुलर रीडिंग स्किल, और वो क्यों करेंगे हम, कि हमारी कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाए और जो रीडिंग स्किल है वो इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट है बेटा एक्सटेंसिव रीडिंग। नाउ व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग? एक्सटेंसिव रीडिंग इज कंसिडर्ड एज बीइंग रीडिंग रैपिडली, जल्दी जल्दी पढ़ना। General gist of things. Gist mean theme, main point. Theme, main point, कि इसमें हम चीजों के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। Reading many books without focus on classroom exercises. ये एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है बेटा, कि इसमें हमारा फोकस क्लासरूम की एक्सरसाइजेस सॉल्व करना नहीं होता, क्वेश्चंस के आंसर्स को अंडरस्टैंड करना नहीं होता। रीडिंग फॉर प्लेजर एंड इंफॉर्मेशन। ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये हम किसके लिए करते हैं, प्लेजर के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। नाउ ओके बेटा, अगेन एक्सटेंसिव रीडिंग इज कंसिडर्ड एज बीइंग रीडिंग रैपिडली, जनरल जिस्ट ऑफ थिंग्स, रीडिंग मैनी बुक्स विदाउट ये विदाउट अलहदा है और ए अलहदा है बच्चे। फोकस ऑन क्लासरूम एक्सरसाइज, कि एक्सटेंसिव रीडिंग पे हम क्लासरूम एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते। रीडिंग फॉर प्लेजर एंड इंफॉर्मेशन, हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। अब बेटा ये जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, जनरली टेक्स्ट बुक्स किस कैटेगरी में आएंगी,
थिंक अबाउट इट, इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि इसको हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, माइन्यूट डिटेल इसकी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो ये इंटेंसिव रीडिंग है। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल माइंड में रखें। रीडिंग वन पैराग्राफ 100 टाइम्स, रीडिंग द सेम पैराग्राफ, इसको यूं कहने, रीडिंग द सेम पैराग्राफ 100 टाइम्स, intensive reading. Reading the same paragraph 100 times, intensive reading. Reading 100 different paragraphs. Reading 100 different paragraphs, extensive reading. कि एक ही पैराग्राफ को हम बार बार पढ़ेंगे उसकी माइन्यूट डिटेल के लिए, तो वो इंटेंसिव है, और ऐसे जिस्ट के लिए पढ़ेंगे, प्लेयर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, वो बेटा क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे एक चीज मैं बेटा मेंशन कर दूं कि ये जो हमारी बुक है, ये तो जैसे मैंने पहले बताया, ये तो इंटेंसिव रीडिंग से रिलेटेड है जनरली, और जितना हम इसके 22 यूनिट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सटेंसिव रीडिंग हमने खुद करनी है बेटा, आपने एक्सटेंसिव रीडिंग खुद करनी है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है बच्चे, कि आप जनरल बुक्स पढ़ें, जो भी आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है या आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जनरल बुक्स पढ़ें। क्यों पढ़ें बच्चे, कि अब इसको समझेंगे। इट इज सेड दैट देयर आर 5-6 मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 4-5 1-2 प्लस माइनस हो सकते हैं, नॉलेज के सोर्सेज हैं। वेरी फर्स्ट सोर्स इज द कंपनी ऑफ लर्न और नॉलेजेबल पर्सन, उन लोगों की कंपनी में रहें कि जो खुद पढ़े लिखे हैं, जिनके पास विजन है, जिनके पास डेटा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सोबत कहते हैं, नेक लोगों की सोबत, मतलब जो बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों की कंपनी में रहें, उनसे लर्निंग लें। ये एक लर्निंग का सोर्स है। सेकंड मेन सोर्स इज बच्चे बुक रीडिंग, कि डू मैक्सिमम बुक रीडिंग, मैक्सिमम आप क्या करें, रीडिंग करें, बुक्स की रीडिंग करें। वो उन लोगों को, और इससे क्या होगा कि ये इजी है कि मैं और आप उन लोगों के नॉलेज से भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, या जिन लोगों को मैं और आप, जिन लोगों से मैं और आप फिजिकली नहीं मिल सकते, उनकी बुक्स पढ़ें तो उनकी लाइफ का सारा विजडम, उनकी सारी की सारी लर्निंग हम इजीली उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। एक सेकंड, जो थर्ड एक और सोर्स है बेटा लर्निंग का, वो क्या है जी, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट, कि लाइफ की एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स करें, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, जो आपकी फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करें, आपकी लर्निंग होगी। एक और सोर्स है लर्निंग का बेटा, और वो क्या है जी, पॉन्डरिंग, गौर फिक्र करना, सोचना, खुद से सोचना चीजों को, इससे आपकी क्या होती है, मेरी और आपकी क्या होती है बच्चे, लर्निंग होती है। फिर एक और बहुत बड़ा सोर्स है वो पहले से लिंक करेगा, स्पिरिचुअल सोर्स, कि स्पिरिचुअली जो लोग जितने स्ट्रांग होते हैं, जिनका अल्लाह के साथ जितना लिंक होता है बच्चे, तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कह लें या नॉलेज कह लें या विजडम कह लें, जिसको हम हिकमत कहते हैं, बसीरत कहते हैं, वो उन लोगों की भी ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको बच्चे 3-4 पॉइंट्स बता दिए। एक और रह गया बच्चे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन हम किसके थ्रू करते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। कि आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आप सपोज लाहौर जा रहे हैं, नेटिव टाउन जा रहे हैं, तो रास्ते में आपकी जो आईज हैं वो ओपन होनी चाहिए। आप चीजों को ऑब्जर्व करें और वहां से लर्निंग लेने की कोशिश करें, लोगों से मिलें, डिफरेंट लोगों से इंटरैक्ट करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। तो ये 4-5 गेट्स थे या सोर्सेस थे लर्निंग के, और उनमें से एक क्या है बच्चे, एक्सटेंसिव रीडिंग है। डू मैक्सिमम एक्सटेंसिव रीडिंग, और ये आपने खुद करनी है बच्चे। नेक्स्ट, ये जो हमने ऊपर देखा था जी, थिंकिंग स्किल्स। अब थिंकिंग स्किल्स क्या है जी, टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, मतलब इसको 2 वर्ड में और भी हो सकता है कि हम रीडिंग करें, ये करेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा कि मेरी आपकी थिंकिंग क्रिटिकल हो जाए, क्रिएटिव हो जाए। क्रिएटिव मीन कि उसमें समथिंग न्यू, हम डिफरेंट एंगल से सोचें। हम मतलब उसको यूं समझे बच्चे, डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। 2+2 = 4 सारे कहते हैं, कभी 5 करके भी देखें, कभी उसको 3 भी करके देखें। आई मीन कि उसको डिफरेंट एंगल से चीजों को परसीव करने की कोशिश करें। एक रैट रेस, या जो जिस इसको यूं समझेंगे बच्चे, ये ट्रैक है ना, इस ट्रैक पे चलना मेरे लिए इजी है, क्योंकि बनाने वाले ने ये ट्रैक बना दिया, मैं इस पे जाता रहूंगा। लेकिन इसका एक नुकसान है बच्चे, वो क्या है
कि मैं वहां तक ही पहुंच पाऊंगा जहां तक ये ट्रैक बना हुआ है, आगे मेरी मंजिल खत्म, डेस्टिनेशन खत्म। तो मैं अगर अपने ट्रैक पे चलने की कोशिश करूंगा तो मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। किसी के ट्रैक, किसी के बनाए हुए ट्रैक पे चलना बच्चे इजी है, या यूं कहने कॉपी करना आसान है, इमिटेशन इजी है, लेकिन टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू क्या है बच्चे, ये डिफरेंट है। तो इसको आप देखेंगे, ये क्रिटिकल थिंकिंग अगेन आपकी किस से आएगी, ये एक्सटेंसिव रीडिंग से आएगी। नेक्स्ट, सेकंड जो कॉम्पिटेंसी इस न्यू बुक के थ्रू जो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, या जो हमारी ये जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, वो कौन सी है जी, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग, अब राइटिंग स्किल क्या है, राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, कम्युनिकेशन है ना इसमें, ओके। इट हैज ग्रामर, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, मतलब राइटिंग को हम जब एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ये इसमें हम 3 to 4 पॉइंट्स मिलके राइटिंग को डिफाइन करेंगे। इट हैज ग्रामेटिकल फीचर्स, कि ये जो ग्रामर हम पढ़ चुके हैं, जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें, प्रॉपर वर्ड्स को हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखेंगे। लेक्सिकल वोकैबुलरी फीचर्स, लेक्सिकल जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। डेफिनेटली जब हम कुछ लिखेंगे तो वर्ड्स होंगे, तो फिर हम उनको ग्रामर की फॉर्म में लेके आएंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स क्या हैं, विच इन्वॉल्व्स द सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, कि मेरे पास वर्ड्स भी हैं, ग्रामर पे भी मेरी ग्रिप है, लेकिन अब कौन सा वर्ड पहले मैंने यूज करना है, या कौन सा आइडिया मैंने पहले यूज करना है, कौन सा आइडिया मैंने बाद में यूज करना है, ये भी एक स्किल है। मतलब इसको यूं समझें स्टूडेंट्स, बेटा इसको यूं समझें कि फर्स्ट स्टेप के बाद 2 ने आना होता है। आप स्टेयर्स पे जा रहे हैं तो फर्स्ट के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे ना। अब कोई स्टूडेंट कहे जी कि मैं फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट 9 पे जाऊंगा, 8 पे जाऊंगा, तो अब उसका सीक्वेंस टूट जाएगा, तो वो उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ये सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज के लिए, कोहेरेंस। एक कोहेरेंस की टर्म यूज होती है, और कोहेरेंस मीन सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, कि जो कुछ आप लिख रहे हैं, इवन आप बोल रहे हैं, तो आपके आइडियाज में सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस का क्या मतलब है, कि मतलब इसको एक और यूं समझो कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस के साथ लिंक हो, आइडियाज लेवल पे लिंक हो। ये नहीं कि फर्स्टセンテンス में कुछ और कहा गया है और सेकंड सेंटेंस में कुछ और कहा गया है, और फिर आप थर्ड सेंटेंस में जाके उसको फर्स्ट के साथ लिंक करते हैं, ये नहीं होगा जी। नेक्स्ट, एंड ग्राफिक और विजुअल फीचर्स सच एज पैराग्राफिंग, पंक्चुएशन, अंडरलाइनिंग एटसेट्रा। अब बच्चे ये ग्राफिक या विजुअल फीचर्स को क्या कहेंगे हम, ये जनरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो हम पैराग्राफिंग करते हैं राइटिंग में, पंक्चुएशन यूज करते हैं, पंक्चुएशन के आपको पता है आगे फर्दर उसकी टाइप्स हैं, पंक्चुएशन साइंस हैं, मार्क्स हैं, फिर जो अंडरलाइनिंग करते हैं, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं या फीचर्स हैं, एज अ होल ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइटिंग को प्रेजेंट करेंगे। अब ये जो आपका 4th वन है, ग्राफिक और विजुअल फीचर्स, इसको मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग भी कहते हैं। मैकेनिक्स में यही पंक्चुएशन आएगी, अंडरलाइनिंग, स्पेलिंग, ये चीजें आती हैं बच्चे। ओके, नाउ 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग। जब भी हम लिखते हैं तो उसकी जनरली 3 स्टेजेस हैं। प्री राइटिंग स्टेज, अ टॉपिक टेक्स्ट इज चोजन। प्री राइटिंग स्टेज में क्या होता है बच्चे, एक टेक्स्ट हम कोई लेते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, उसको चूज करते हैं, आइडियाज जनरेटेड, आइडियाज को जनरेट करते हैं, गैदर्ड एंड देन ऑर्गेनाइज्ड। फिर उनको मतलब एक लिखना है तो कुछ टॉपिक माइंड में आएगा ना, पहले मैंने किस टॉपिक पे लिखना है, फिर उन आइडियाज को, उस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन ये कहां से होगा, प्री राइटिंग स्टेज से, मतलब राइटिंग से पहले। अब सेकंड क्या इस स्टेज में क्या आएगा जी, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है बेटा, द आइडियाज आर कन्वर्टेड इनटू सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। इसको यूं समझ लो कि जो कुछ मेरे माइंड में है वो माइंड से निकल के फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा, रिटन फॉर्म में आ जाएगा, पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा, सेंटेंसेस की फॉर्म में आ जाएगा। ये ड्राफ्ट है, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है बेटा, रिवाइजिंग। अब रिवाइजिंग क्या है, the ideas are reorganized, clarified, and then the draft is edited for errors and omissions। कि जो ड्राफ्टिंग मैंने कर ली तो उसको फिर मैं रिवाइज करूंगा, अगेन उसको यूं कहने ना कि उसकी मैं इधर कोहेरेंस चेक करूंगा, कोहेजन चेक करूंगा, ग्रामर चेक करूंगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उस चीजों को रिवाइज करूंगा। कोई चीज अगर डिलीट करनी है तो उसको डिलीट कर दूंगा, कोई चीज ऐड करनी है तो उसको ऐड करूंगा। तो ये जनरली 3 स्टेजेस हैं बेटा राइटिंग के। नेक्स्ट,
हम डिस्कस करते हैं जल्दी से काइंड्स ऑफ राइटिंग। अब बच्चे इसमें और भी हो सकती हैं, मैं एक मतलब इसको दूसरे एंगल से देखें तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, एनालिटिक ऐसे है, और भी हैं, मैं उसको अभी नहीं उस तरफ जा रहा। ये जनरली हम देख लेते हैं जो आपसे रिलेटेड है थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एकेडमिक राइटिंग, अब जैसे एसे, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट एटसेट्रा। देन वी हैव बिजनेस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, रिज्यूम, somehow इसको कुछ लोग रेज़्यूमे भी प्रोनाउंस करते हैं बच्चे, या लेटर राइटिंग। ये अभी आपकी ये जो सीवी है बच्चे वो आपके सिलेबस में है, वो अभी हम देखेंगे। लेटर राइटिंग भी आपके सिलेबस में है। रिपोर्ट राइटिंग आपकी उसमें सेकेंड ईयर में होगी इंशाल्लाह। ऐसे राइटिंग भी आपकी सेकेंड ईयर में होगी। फिर ये अब हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, नॉन फिक्शन जैसे स्पीच है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। देन वी हैव फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, प्लेज, पोएम्स, ये हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, जिनको जॉनर्स ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो ये लिटरेचर की जनरली और भी हैं बच्चे, लेकिन ये हमने डिस्कस की काइंड्स ऑफ राइटिंग है। नाउ नेक्स्ट बच्चे जो कॉम्पिटेंसी जो फोकस्ड की गई है इस बुक पे, वो थर्ड है, और वो क्या जी? ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओरल मीन स्पीकिंग स्किल। इन सिंपल वर्ड बेटा, इन लैंग्वेज वी हैव 4 स्किल्स। 4 स्किल्स। अब ये 4 कौन कौन सी हैं बच्चे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब ये नेचुरल ऑर्डर है। सबसे पहले बेटा जो मेरी आपकी फैमिली में इधर उधर हम सराउंडिंग में देखें तो जो चाइल्ड है, ये जो किड है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो सबसे पहले जो इनपुट वो लेता है वो लिसनिंग के थ्रू लेता है। वो सुनता है, साल सुनेगा, 2 साल सुनेगा, एवरेज यही है। उसके बाद वो प्रोडक्शन शुरू कर देगा, किस फॉर्म में? स्पीकिंग के फॉर्म में। थर्ड पे फिर रीडिंग है, फोर्थ पे राइटिंग है। तो अब ये हम स्पीकिंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज और भी कह दूं बच्चे, ये इन 4 स्किल्स से रिलेटेड 2 इसमें रिसेप्टिव स्किल्स हैं और 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। अब रिसेप्टिव कौन सी हैं? आपको आइडिया हो गया होगा। रिसेप्टिव क्या है बच्चे? लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग वी रिसीव आइडियाज और थिंग्स। ये इनपुट है बच्चे। और फिर आउटपुट, लिसनिंग की आउटपुट किस फॉर्म में होगी? स्पीकिंग के। और रीडिंग की आउटपुट किस फॉर्म में आएगी? राइटिंग के। इसी वजह से कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, डू मैक्सिमम लिसनिंग। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, डू मैक्सिमम रीडिंग। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है बच्चे। एनीहाउ, अब ये क्या है जी? कम्युनिकेशन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन। ये बेटा 2-way प्रोसेस है, ये 1-way रोड नहीं है। अब 2-way से क्या मुराद है बच्चे कि इसको ये देखेंगे, ये बच्चे इस तरह इसको देख लें कि ये स्पीकर है, सेंडर है, राइटर है। उसको ओरल कम्युनिकेशन होगा तो स्पीकर होगा, रिटन होगा तो राइटर होगा। अब ये इसका मैसेज है, ये मैसेज है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल करें तो फिर एक मीडियम का वर्ड यूज करते हैं, चैनल का यूज करते हैं, लेकिन ये मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। सेंडर, फिर वो अपना उसका मीडियम मीन उसके कंटेंट्स क्या है, वो कन्वे क्या करना चाह रहा है। देन बेटा रिसीवर। अब ये रिसीवर है। रीडिंग, इसको जनरल वर्ड हम रिसीवर कहेंगे। अगर रीडिंग के पीस ऑफ राइटिंग है तो उसमें फिर रीडर होगा, और अगर वो स्पीकिंग ऑरल कम्युनिकेशन है तो फिर लिसनर होंगे। तो अब वो उसको रिसीवर है, मैसेज को रिसीव करेगा। अब यहां पर ये बच्चे कम्युनिकेशन का पता चलेगा कि अगर रिसीविंग के बाद वो फीडबैक भी देता है। क्या देता है बेटा? फीडबैक। इट मींस कि कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये 2-way प्रोसेस का मैंने ये बताया। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, ये 1-way है। अब मेरी इस कम्युनिकेशन का, ओरल कम्युनिकेशन का, तब ये इफेक्टिव होगी कि जब आपको ये मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएं और फिर आप क्यूरी सेशन में इसका फीडबैक भी दें। इट मींस ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये 1-way ट्रैफिक नहीं है, ये 2-way है बच्चे। तो ये ओरल कम्युनिकेशन की हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएं इस बुक को पढ़ के जी। 4th पे क्या है बच्चे? फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब ये क्या है? फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, ये क्या है जी? दैट इज द साउंड सिस्टम, ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर द टूल फॉर ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब बेटा आप थोड़ा सा अगर याद करें तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डिस्कस किए थे।
एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज डिस्कस किए थे, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज डिस्कस किए थे। वेरी फर्स्ट उसमें कंपोनेंट क्या था बच्चे, वहां पे मैंने आपको बताया था साउंड, और साउंड को हम लिंग्विस्टिक में, लिंग्विस्टिक मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्या कहते हैं जी, फोनोलॉजी, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी, सारा इसमें इसको डील किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट वहां पे हमने देखा था बच्चे वर्ड्स और मॉर्फीम्स, तो यहां पर ये इधर आप क्या, वोकैबुलरी, वर्ड्स, मॉर्फीम्स, मॉर्फोलॉजी, वोकैबुलरी, ये सारी सेम थिंग। और थर्ड कंपोनेंट हमने देखा था ग्रामर, जिसको आप लिंग्विस्टिक में सिंटैक्स कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली वही लैंग्वेज के 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इस पे भी इस बुक में क्या कोशिश की गई है जी कि ये कंपिटेंसी भी हमारी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि इस बुक के थ्रू मेरी और आपकी ये एथिक्स, मोरालिटी कह लें, और जो सोशल जो डेवलपमेंट जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी हो जाए। वो कैसे? The world is increasingly becoming a global village with people of different languages and cultures. वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है जी। आप डिफरेंट, आज आप मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे पूरी दुनिया का डेटा मेरे आपके पास आ सकता है, हम उसको रीड आउट कर सकते हैं, उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स कम्युनिटीज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कंटेम्पररी आइडियाज, इश्यूज एंड द थीम्स। कंटेम्पररी मीन बच्चे करंट, ये जो हाजिर जिसको हम कहते हैं, कि जब डाइवर्स किस्म के टेक्स्ट से हम गो थ्रू होंगे, मतलब अब जैसे आपकी बुक है तो इसमें कुछ अमेरिकन राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास जॉनर्स ऑफ लिटरेचर है, वो भी हम देखेंगे। तो इससे गो थ्रू होंगे तो फिर हमारी जो एथिकल और सोशल डेवलपमेंट है वो भी होगी। और इसको अगर आप थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर में बच्चे, विजन, हमारा विजन डेवलप हो जाएगा। तो ये 5 बेटा बेसिक कॉम्पिटेंसीज थी जो इस बुक के थ्रू डेवलप की गई हैं, कि ये हमारी ये स्किल्स हमारे अंदर इंप्रूव हो जाएंगी, ये कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी जब इस बुक से हम क्या होंगे, गो थ्रू होंगे। अब इन 5 थिंग्स को, कॉम्पिटेंसीज को माइंड में रख के हम इंशाल्लाह आगे बुक की फिर रीडिंग करेंगे। कि साथ साथ एक तो जैसे मैंने पहले कहा था ना, मार्क्स तो लेने हैं, मार्क्स तो इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे, तो मार्क्स के साथ साथ इन 5 एरियाज पे भी हमने फोकस करना है कि क्या ये जो बुक का मेन एम था, बुक का जो मेन टारगेट था, वो भी अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स, इंग्लिश ग्रेड 11। ये जो आपकी बुक है, रिवाइज बुक है इंग्लिश की, इसके जो कंटेंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं जी, 1 बाय 1। यूनिट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टाइटल क्या है यूनिट नंबर 1 का? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ। नौजवानों की जी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइटर कौन है और स्पीकर कौन है? कायदे आजम मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह। ओके, अब इसका जॉनरा क्या है? जॉनरा एज आई टोल्ड यू, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, काइंड्स ऑफ लिटरेचर। जॉनरा बेटा स्पीच है। अब ये स्पीच कहां से ली गई है जी? Excerpts from the speech of Qaid Azam delivered at the Dhaka University convocation on 24th March 1948। अब ये जो excerpts कहते हैं बच्चे, पैसेज, अ क्लिप, कि आप एक लार्जर टेक्स्ट से एक पैसेज लेते हैं। तो जो उनका, जो उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी ढाका यूनिवर्सिटी में और वो स्टूडेंट्स को की थी, स्टूडेंट से एड्रेस किया था, तो उसमें से एक ये पैसेज लिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ। अब इसका थीम क्या है बेटा? सेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बुक में भी आपका थीम गिवन है कि एज अ पर्सन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज अ होल, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन और एज अ इंस्टीट्यूट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब बेटा इसमें कहा जाता है कि किसी पर्सन को देखना हो ना आपने, कितना पानी में, जिसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं, तो उसको ये देखें कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। जो जितना रिस्पॉन्सिबल है वो उतना बड़ा इंसान है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े कामों की नहीं देखनी, छोटे छोटे कामों की, कि कोई भी पर्सन छोटे छोटे काम कैसे करता है। अगर वो अपने छोटे छोटे काम भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, इट मींस वो बड़ा इंसान है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अब ये कायदे आजम बच्चे, ये थीम है, ये एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं बच्चे। और अब वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, स्पीच के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली देखें, तो अब ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें? वो कह रहे हैं जी, एज अ स्टूडेंट आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका फोकस है, वो आपकी अटेंशन है टूवर्ड्स योर स्टडीज, कि फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज करें। आपकी 100% अटेंशन किस पे होनी चाहिए? अपनी स्टडीज पे होनी चाहिए, नथिंग एल्स। आपने इधर उधर नहीं देखना, स्टडीज।
आपका जो काम है वो पढ़ना ही है बच्चे। तो एज अ स्टूडेंट ये इस बात को आप भी माइंड में रखें और अपना 100% फोकस किस पे रखें बच्चे, अपनी स्टडीज पे रखें। अच्छा, अब स्टडीज के साथ साथ फिर आपने क्या करना है, ये बुक में हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट में है बच्चे के मैंने एज अ टीचर और आपने एज अ स्टूडेंट अपने आप को हमने बैटल ऑफ लाइफ के लिए भी तैयार करना है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। आप जब डिग्री लेके निकलेंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो क्या जो इधर हमने 16 इयर्स एजुकेशन और 14 इयर्स एजुकेशन और 18 इयर्स एजुकेशन के बाद हमारे अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमने सर्वाइव करना है, वो स्किल्स में आई है कि नहीं आई, तो वो भी हमने देखना है बच्चे। सेकंड थीम इसमें फेयरनेस हो सकता है बच्चे, डिवोशन टू वर्क हो सकता है, डिफरेंट थीम हो सकते हैं। और बेटा एक तो जो फर्स्ट वन है ये बुक के थीम है, और जो बाकी हैं ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चे, मेरी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मेरे माइंड में थीम है ये हो सकते हैं, वो मैंने लिख दिए। तो ये लाजमी नहीं है कि ये 100% है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लिटरेचर को 100% आप नहीं उसको डिफाइन कर सकते, तो हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें और कई थीम भी हो सकते हैं बच्चे। आई होप ये यूनिट नंबर 1 था बच्चे। यूनिट नंबर 2, हिज फर्स्ट फ्लाइट टाइटल है बेटा, और राइटर है लियाम ओ फ्लैटी। ये जॉनरा क्या है बच्चे, स्टोरी है। अब ये स्टोरी किससे रिलेटेड है बच्चे, दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल, एक सीगल के बारे में है। ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ड्यू टू हिज इनर फियर। अब ये सीगल डरता है उड़ने से। क्यों डरता है बच्चे, उसका इनर फियर है, और अब वो इतना ओल्ड हो चुका है कि वो खुद से मैनेज कर सके अपने फूड को, लेकिन वो ही थिंक्स दैट माय विंग्स विल नॉट सपोर्ट मी, कि जो मेरे विंग्स है, ये जो मेरे पर हैं, ये मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद मैं गिर जाऊंगा। अब उसको इनर फियर है। तो ये सारी स्टोरी इससे रिलेटेड है। एंड द एंड बेटा हिज मदर हेल्प हिम, उसकी मदर उसकी हेल्प करती है, और वो इन द एंड वो फिर उड़ने के काबिल हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे। अब इसका थीम क्या है बच्चे, हैंडिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि फादर है, मदर, पेरेंट्स, वो जब देखते हैं जी कि हमारे जो किड्स हैं या जो चिल्ड्रन हैं वो एक लेवल पे आ गए हैं, वो इतने ओल्ड हो चुके हैं कि वो अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो अब उनको खुद करनी चाहिए, उनको खुद अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो ऊपर हमने देखा ना कि वो खुद से अब काम करें, मैनेज करें। तो ये यहां पर भी ये जो इसके पेरेंट्स हैं इसके यंग सीगल के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, किस पे, सीगल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अब इसके थीम क्या हो सकते हैं बच्चे, फर्स्ट अटेम्प्ट्स एंड चैलेंजेस। कि जब भी हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें चैलेंजेस हैं बच्चे। फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट, पहली दफा कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो फिर अल्लाह करता है उसमें हालात क्या हो जाते हैं जी, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हैविंग करेज, एक और थीम हो सकता है। हमें कोई भी काम करें तो करेज होनी चाहिए हमारे पास। फिर सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। अब बेटा ये जो सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये अल्लाह मुझे भी दे दे, आपको भी दे दे कि इसके बगैर वी आर नथिंग। सेल्फ बिलीव बेटा, कीप इन माइंड, फर्स्ट कम्स सेल्फ अप्रूवल, देन कम्स पीपल अप्रूवल। सेल्फ बिलीव, ये जो अगेन बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना बच्चे एयर में, ये अपने सेल्फ बिलीव पे करते हैं कि मेरा आपका इतना अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब मेरा और आपका अपने ऊपर यकीन होगा, जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, तो इस सेल्फ बिलीव की बेस पे फिर लोग भी हम पे क्या करेंगे, बिलीव करेंगे। सेल्फ अप्रूवल नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो फिर आप खुद अपने ऊपर एतबार नहीं करते तो लोग आप पे कहां करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट यूनिट 3, गुड टिम्बर। टाइटल इसका बच्चे यूनिट 2 टाइटल है गुड टिम्बर, और राइटर कौन है इसके, डगलस मैलोच। ये पोइम है बच्चे। अब जॉनरा इसका कौन सा है, ये पोइम है। अब इस पोइम में बच्चे ये जो गुड टिम्बर है ये एक मेटाफोरिकल पोइम है, और इसमें ये जो गुड टिम्बर या जो टिम्बर मीन ये ट्रीज बच्चे, वुड, ये रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन की, ह्यूमन बीइंग्स की। अब इसको बच्चे समझेंगे, देखें, सपोज इसको हम कंसिडर करते हैं कि छोटा सा प्लांट है, एक पौधा है। जब इसको हम ग्रो करेंगे, जब ये छोटा होता है जमीन में, तो डिफरेंट एंगल से इसको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। कभी स्टॉर्म है, तूफान है, आंधी है, कभी हर आता जाता है इसको साथ छेड़ के चला जाएगा है, लेकिन ये वो डिटर्मिनेशन से वहां पे प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को फेस करता रहता है। फिर एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, फिर इसको हमें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर कोई भी इसको जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं सकता।
ठीक है ना। वाई मैं इस सेंस में बच्चे के बाकी नेचर से तो कोई नहीं लड़ सकता, मीन के जो रूटीन में जो आवाज चलती है फिर उसको वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाकी अल्लाह हर चीज पे कादर है, वो कुछ भी कर सकता है। बच्चे इसको जरा समझेंगे। अच्छा, अब बेटा इस ये पॉइंट है, अब मेरी और आपकी लाइफ भी ऐसी है, मेरी और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उनको मैनेज करेंगे। और वो मैनेज कैसे करेंगे, अब इसकी थीम पे देखें, मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव। अब यहां पर भी सेल्फ बिलीव है कि आपको अपने ऊपर अगर बिलीव है, आप मोटिवेटेड हैं, तो फिर आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम कर लेंगे। मतलब यहां पे ये चीज भी माइंड में रखें बच्चे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते, या एक्सटर्नल फैक्टर आपकी सक्सेस को या आपकी लाइफ को डिटरमिन नहीं करेंगे, इंटरनल फैक्टर करेगा। समझेंगे बच्चे। बेटा मैं रास्ते में जा रहा हूं तो मेरे शूज में एक स्टोन चला गया, एक पत्थर चला गया, तो ये जो जूते के अंदर का या शूज के अंदर का जो स्टोन है ये डिस्टर्ब करता है। बाहर के स्टोन से तो हम रोज गुजरते हैं, वो तो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हम अगर इंटरनली वीक है, इंटरनली हम डिस्टर्ब हैं, इंटरनली हमारे अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर लोग भी हमें डराएंगे, फिर जो सोसाइटी भी और सारा एनवायरमेंट हमें डराएगा। तो ये इससे रिलेटेड है बच्चे कि फिर हमें हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। जो लोग हार्डशिप्स को, स्ट्रगल्स को फेस करते हैं सेल्फ बिलीव के साथ, मोटिवेशन के साथ, वो कामयाब हो जाते हैं। ये बेटा हमारा थर्ड यूनिट था। यूनिट नंबर 4, फ्रॉम मदर विद लव, ये टाइटल है बेटा। और ये राइटर कौन है, जोआ शिरबर्न, ये फीमेल है। ये जॉनरा कौन सा है बेटा, स्टोरी। अब इसमें क्या है जी कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में मिंटा है, एक मिंटा मेन कैरेक्टर है। देन वी हैव हर मदर, हर मदर इज सिक और इल, वो बीमार है, एंड शी इज गोइंग टू डाई, मदर इसकी डेथ होने वाली है, डॉक्टर्स ने कहा है जी। और इनके फादर हैं। अब इस मिंटा के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मीन प्रॉब्लम, इशू। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मदर की डेथ के बाद, एक तो ये है कि इन्होंने मदर को बताया भी नहीं कि आपकी कुछ टाइम के बाद डेथ होने वाली है, लेकिन इंटरैक्टिंग मदर को भी खुद पता था, वो दोनों एक दूसरे को वो बच्चे शो नहीं करते। तो कॉन्फ्लिक्ट है कि मदर के बाद फिर मैं कैसे ये मैनेज करूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, जो फैमिलीज में होता है, मदर बीमार है। तो लेकिन फिर ये जो इधर इसका थीम है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर मैनेज किया गया किसके थ्रू, लव, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। कि इसकी मदर ने, अब ये जो टाइटल है, फ्रॉम मदर विद लव, फ्रॉम मदर व्हाट, फ्रॉम मदर गिफ्ट्स, क्रिसमस गिफ्ट। कि मदर ने, क्रिसमस आने वाली थी और क्रिसमस से पहले ही सारे के सारे गिफ्ट पैक किए हुए थे, उसकी अरेंजमेंट की हुई थी, उनको पता था शायद मेरी डेथ हो जाए। तो जब ये मिंटा देखती हैं तो वो उनको समझ आ जाती है, और वहां पे वो फिर एक स्ट्रॉन्ग, यूं कहने बच्चे, फीमेल के अकॉर्डिंग और लेडी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। तो ये इसका थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। अगेन प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट किसी शेप में भी हो सकते हैं, नियर एंड डियर की डेथ की शेप में हो सकते हैं, और कई हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको मैनेज करना है। और इसको फिर अगर लव के थ्रू, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस के थ्रू किया जाए तो हो सकता है। और इसका थीम हो सकता है बच्चे, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यही है ना कि मदर की डेथ होने वाली है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है किस पे, डॉटर पे। ये बेटा इस यूनिट नंबर हमारा 4 है। यूनिट नंबर 5 बेटा, टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी, और राइटर है पैट्रिशिया डिमॉक, ये भी फीमेल राइटर है। और ये जॉनरा क्या है, एसे है बेटा, एसे। अब इस एसे में, इस कंट्री फॉर मी में मेन क्या है बच्चे के, एक जो हमारे पास कैरेक्टर है वो जोल है, एंड ही इज अ स्टूडेंट। फार्मिंग इज हिज वर्ल्ड एंड हेरिटेज, ही लव्स फार्मिंग, फार्मिंग से वो लव करता है बच्चे। अब इसमें भी जो हमारे पास आएगा बच्चे, थीम क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी वैल्यूज एंड दोज ऑफ अदर नेशंस, के अपनी जो वैल्यूज हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, बाकी नेशंस की जो वैल्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और फिर क्लोजिंग टू नेचर, के विलेज लाइफ में या नेचर से आप जितना क्लोज रहेंगे तो उसके इफेक्ट आपकी लाइफ में आएंगे। देन विलेज लाइफ फार्मिंग, तो ये मेन इसके थीम है बच्चे। यूनिट नंबर 6, मदर टू सन, ऑथर और राइटर लैंगस्टन ह्यूग्स। और ये जॉनरा क्या है बेटा, पोएम। अब इस पोएम में क्या है बच्चे कि मदर की सजेस्ट एडवाइजेज हैं सन को, और अगेन इसमें मदर सन को क्या एडवाइस करती हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस, कि ये लाइफ भरी पड़ी है चैलेंजेस से, हार्डशिप से, प्रॉब्लम से। आपने क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है, और वो मैनेज अगेन कैसे करेंगे,
होप से करेंगे, करेज से करेंगे, पेशेंस से करेंगे, सब्र से करेंगे। तो ये इसका फिर थीम भी यही है बच्चे, रोल ऑफ यूथ इन क्राइसिस मैनेजमेंट, कि कोई क्राइसिस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब उसको आप मैनेज कैसे करेंगे। तो ये बेटा हमारा दीन भी जैसे कहता है कि मेरे आपके पास जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, सब्र, पेशेंस, सब्र से काम लें, अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक दिन आप उस मुश्किल से निकल आएंगे। नेक्स्ट है बेटा यूनिट नंबर 7, चॉइस ऑफ कैरियर। टाइटल है, राइटर है वहीदुल्ला, मिस्टर वहीदुल्ला, ये आपके बुक के एडिटर भी हैं। और ये जॉनर क्या है बेटा, लेटर। ये एक लेटर है और इस लेटर में क्या है बच्चे, एक एक्सपर्ट एडवाइजेज हैं, एक एक्सपर्ट की तरफ से एडवाइजेज हैं कि आपने ये जो चॉइस ऑफ कैरियर है, कैरियर को जो चूज करना है वो कैसे करना है। ये बहुत लाइफ का ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और बहुत बड़ा काम है बेटा, कैरियर सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन। अब इसमें वो एडवाइस दे रहे हैं बच्चे। अब उसमें एक तो ये कह रहे हैं बच्चे कि ये जो कैरियर सिलेक्शन है, जो माइंड में रखेंगे, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये मतलब आपने एक पेड़ चाल लें कि सारे डॉक्टर्स बनने हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, सारे इंजीनियर बनने हैं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, सारे ये काम नहीं। आप ये आपने अपने आप को देखना है और वो आपने क्या देखना है बच्चे कि आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है। अब सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब बच्चे, नो यूर सेल्फ, अपने आप को जाने, अपनी स्किल्स को जाने, अपने इंटरेस्ट को जाने कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, आपकी स्किल्स कौन सी हैं। तो अपने इंटरेस्ट की बेस पे, अपने स्किल्स की बेस पे फिर क्या होनी चाहिए जी, प्रोफेशन की सिलेक्शन होनी चाहिए या कैरियर की सिलेक्शन होनी चाहिए, इंटरेस्ट की सिलेक्शन होनी चाहिए बच्चे। तो ये इसमें ये चूजिंग कैरियर ऑक्यूपेशन, ये इसका थीम है। नेक्स्ट यूनिट क्या है बेटा, यूनिट नंबर 8। ये टाइटल क्या है, वेस्टलैंड, और इसमें जो राइटर हैं वो क्या है, मारिया मैनीज, और ये भी एस्से है बच्चे। अब ये किससे रिलेटेड है बच्चे, पोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे इसका ये थीम है एनवायरमेंट एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल डेवस्टेशन, पोल्यूशन, कि ये जो हम डेली बेसिस पे अपने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन से, तो उस पे ये मेन इसका थीम है और इससे रिलेटेड ये ऐसे है बच्चे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, द व्हाइट लैम्प। लैम्प बेटा ये यंग शीप को कहते हैं, वो जो मेंढा होता है, पेड़ का बच्चा। अच्छा, इसके राइटर क्या है बच्चे, सीरो खंजैडियन। और ये जो जॉनर है बेटा, ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या है बच्चे, दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड गार्डनर एंड हिज सन। एक गार्डनर है और उसके सन के बारे में। ओल्ड गार्डनर सेंट हिज सन टू सिटी फॉर हायर एजुकेशन, and after getting higher education son becomes a very prominent person, वो एक बहुत बड़ा यूं कहने ऑफिसर बन जाता है। अब होता क्या है कि ये जो ओल्ड गार्डनर है, लास्ट 10 ईयर से इन्होंने अपने बेटे से मीटिंग नहीं की। वो शहर में गए, मॉस्को में इसका मेंशन है, और वहीं पे रह गए। वंस सन कम्स इन टाउन और विलेज, एक दफा ये विलेज में आते हैं, एंड फादर ट्राइज टू मैनेज इज होम और हाउस को क्लीन करता है और सारा कुछ ये लैम्प को रेडी करता है जी कि ये स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने रखा हुआ है और आज बेटा आ रहा है, मे बी इसको भी हम कुर्बान कर देंगे, सारा कुछ करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा आते हैं और चेयरमैन गांव में एक थे, उनसे मिलके और बाप से मिले बगैर चले जाते हैं। अब इसमें एक थीम तो ये है बच्चे, अकोमोडेशन ऑफ फैमिली और वर्क के। ओल्ड जो गार्डनर था उसने अपनी फैमिली की अकोमोडेशन से रिलेटेड बेटे को फैसिलिटेट किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। सेकंड क्या है, चेंजिंग एटीट्यूड, कि अब जो सन है उसका एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है जी। अब वो आए और फादर से मिले भी नहीं और चले गए। अच्छा, फिर इसी तरह फिर आप कह लें सेल्फिशनेस, अनग्रेटफुलनेस, ये इसके फर्दर थीम हो सकते हैं। यूनिट नंबर 10, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। William Wordsworth, prominent poet in the world, in the English literature you can say, और Wordsworth romantic poet है बच्चे, बहुत बड़ा नाम है पोइट्री में। ये पोइम है डेफिनेटली। अब इस पोइम में वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन विद नेचर, कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरा और आपका कनेक्शन है बच्चे, वो नेचर से क्या हो चुका है जी, वो टूट चुका है। और वो हम कैसे टूट चुका है, वर्ल्डली डिजायर्स की वजह से, मटीरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से। ओके, अब इसमें थीम क्या है, अप्रिशिएटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ नेचर, कि नेचर को कैसे प्रिवेंट करना है, नेचर से कैसे क्लोज रहना है। और ये वर्ड्सवर्थ की अगर आप इनका मेन थीम देखें पॉइंट्स पे, तो मेन थीम इनका नेचर ही है। ओके, मटीरियलिज्म एंड लॉस ऑफ नेचर, के ड्यू टू मटीरियलिज्म हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा यूनिट नंबर 11, टाइटल द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली।
राइटर सैम कीन, और ये जॉनरा कौन सा है बेटा? एसे है। अब ये ऐसे सारा का सारा फैमिली से रिलेटेड है कि फैमिली का कितना रोल है किसी पर्सन की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में, क्या नहीं। अब उसमें क्या है जी, रोल ऑफ फैमिली एंड सोशलाइजेशन, के जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो बिहेवियर्स हैं, इनकी बैक पे फैमिली की बिहेवियर है, क्योंकि एज अ पर्सन वी रिप्रेजेंट अवर फैमिली। जो कुछ हमने फैमिली से लिया वो हम सोसाइटी में क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। और या यूं कह लीजिए फैमिली इज बेसिक यूनिट, कि मेन क्या है बच्चे, फैमिली है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ब्लैंकेट, यूनिट नंबर 12, राइटर फ्लॉयड डेल, जॉनरा स्टोरी। अब ये ब्लैंकेट, इसमें मेन हमारे पास एक कैरेक्टर है पीटर, देन हिज फादर, देन हिज ग्रैंडफादर, और ये जो पीटर के फादर हैं वो अपने फादर को ओल्ड हाउस में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये से रिलेटेड है सारा। अब इसके थीम क्या है बच्चे? पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में आप एज अ पर्सन या सोसाइटी में आपकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, फैमिली रिलेशन आपके क्या हैं, और फिर एक और स्ट्रॉन्ग थीम इसका हो सकता है एज यू सो सोशल यू रीप, कि एज अ किड्स और चिल्ड्रन आप अपने पेरेंट्स से जिस तरह का बिहेव करेंगे, इन दी एंड फिर आपकी जो आगे जनरेशन होगी, जो किड्स होंगे, आपसे भी इसी तरह का बिहेव करेंगे। नेक्स्ट, ओजिमंडियस, यूनिट नंबर 13, ओजिमंडियस, राइटर परसे बायशी शैले, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, रोमांटिक पोएट। अब पोएम, ये जॉनरा क्या है? पोएम, और ये सोनेट है बच्चे। सोनेट मीन 14 लाइन्स, आई मीन 14 लाइन्स। ओजिमंडियस इज अ ग्रीक नेम, refers to ancient Egyptian king और फिरौन रैमसिस II। ओके, अब इसमें थीम क्या है बच्चे? ट्रांजिजेंसी और प्राइड ऑफ मैन एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। ट्रांजिजेंसी क्या है बच्चे? के शॉर्टनेस, ब्रीफनेस, टेम्पररी, कि वट एवर वी हैव, ऑल दीज थिंग्स आर शॉर्ट। ये जो कुछ मेरे और आपके पास है ये टेम्पररी है, वो पावर है, वो वेल्थ है, वो रिस्पेक्ट है, वो हेल्थ है, टेम्पररी है। डेथ ने सबको लेवल करके रख देना है, डेथ ने सबको जीरो करके रख देना है। नेक्स्ट बेटा, अ लॉन्ग वॉक होम, यूनिट 14, जेसन बुकेरो, जॉनरा स्टोरी है बेटा। अब इसमें भी एक जेसन बुकेरो की उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं फादर के साथ, कि वंस ही टोल्ड अ लाई विद हिज फादर, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि फादर डिस्टर्ब हुए और उनको फिर आगे उनको एक लेसन सिखाया। और वो क्या जी, इसमें अब इसका मेन थीम क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, नॉट टू टेल लाई और नॉट टू लाई, और वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, कि आप झूठ ना बोलें और अपने पेरेंट्स को शटर ना, पेरेंट्स के ट्रस्ट को शटर ना करें। देन वी हैव यूनिवर्सिटी डेज। अब यूनिवर्सिटी डेज में क्या है? इसके जो यूनिट 15 जो टाइटल है यूनिवर्सिटी डेज, और राइटर कौन है जी? जेम्स टर्बर्ट, एसे, जॉनरा एसे है। अब इसमें क्या है जी? अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट लाइफ, टच ऑफ ह्यूमर, इसमें ह्यूमर का टच भी है, और एप्टीट्यूड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट फॉर ऑल, के इसमें एक स्टूडेंट है, ये टर्बर्ट जेम्स साहब अपने बारे में खुद बताते हैं कि ये बॉटनी की क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, सेल्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते थे, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 16, स्कूल वर्सेज एजुकेशन, रसल बेकर, ऐसे। अब स्कूल वर्सेस एजुकेशन में वो बताते हैं जी कि एक प्री स्कूल में ये जो 6 ईयर से पहले 6 साल तक कोई भी चाइल्ड है वो बहुत ज्यादा लर्निंग कर चुका होता है अपने एनवायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से, और बहुत सारी चीजें वो सीख चुका होता है। और फिर उसमें ये बताते हैं जी कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूल में दी जाती है वो क्या है जी? वो जस्ट टेस्टिंग के लिए है, उसमें स्टूडेंट टेस्टिंग सीखते हैं। अब टेस्टिंग और यही क्राइटेरिया है सक्सेस का भी, तो ये इससे रिलेटेड। अब इसका थीम क्या है जी? पब्लिक बिहेवियर, पेरेंट्स एंड एनवायरमेंट डिटरमिन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, के पब्लिक बिहेवियर, पेरेंट्स, और फिर जो आपका एनवायरमेंट है वो किसी चाइल्ड के उसको क्या करेगा? पर्सनैलिटी को डिटरमिन करेगा। मीन के फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी लर्निंग के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं जी। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 17, व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, टाइटल, राइटर निकी मैकवाइटर, एसे। और ये ऐसे किस से रिलेटेड है बच्चे? जॉब से रिलेटेड है, कि मोस्टली हम क्या करते हैं जी कि किसी पर्सन की जॉब, उसकी जॉब टाइटल या जॉब स्टेटस, सैलरी स्टेटस, वर्क स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो इसमें बता रहे हैं जी कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोफेशंस, हर प्रोफेशन की आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप वो किस नियत से करते हैं वो उसको लेबलिंग करेगी कि वो आप कितना बड़ा प्रोफेशन है। एनीहाउ, नेक्स्ट, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, एडगर एलन पो, पोइम है बच्चे। अब इसमें क्या है जी कि लाइफ इटसेल्फ इज अ ड्रीम, वी डोंट हैव
स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर टाइम और लाइफ। अब इसमें थीम इसका क्या है? ड्रीम एंड रियलिटी, इल्यूजन, लाइफ एक इल्यूजन है, एक धोखा है, लव, लॉस, टाइम एटसेट्रा। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 19, ड्रग अब्यूज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। वहीदुल्ला इनके राइटर हैं, एंड ये भी क्या है बेटा? ऐसे है। अब इसमें क्या है जी कि यूथ रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, के यूथ क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस ड्रग की जो प्रॉब्लम है, जो एक यूं कहने बच्चे बहुत बड़ा इशू है, उसको एलिमिनेट करने में। यूनिट 20, टाइटल हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू, अगेन मिस्टर वहीदुल्ला। ये भी ऐसे है बेटा कि आपने जॉब इंटरव्यू कैसे देना है। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट सजेशंस दिए हैं, टेक्निक्स बताई हुई हैं कि एक तो अपनी आप जॉब से पहले अपनी उस जॉब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें, जॉब के बारे में प्रिपरेशन करें, ड्रेसिंग आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। देन उन्होंने बताया जी कि आपकी प्लानिंग बिफोर हैंडेड करें, और फिर एक मॉक इंटरव्यू पहले का आप उसको मैनेज कर लें। तो ये बच्चे प्रिपेयरिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ जॉब, ये इससे रिलेटेड है। और ये सीवी का टॉपिक भी आपका इसी टॉपिक में है कि आपने सीवी कैसे लिखनी है। ओके, नेक्स्ट यूनिट 21, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, जॉनरा पोइम। अब इस पोइम में क्या है कि टू रोड जो पोइम में है कि टू रोड्स सिंबलाइज ह्यूमन लाइव्स, कि जो मतलब जो डिसीजंस हम लेते हैं अपनी लाइफ में, जब मेरी और आपकी लाइफ की जो चॉइसेस हैं वो मुझे और आपका, मेरे और आपका क्या करती हैं? फ्यूचर डिफाइन करती हैं। अब इसमें जो थीम है वो डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग कितनी आपकी स्ट्रांग है, आप डिसीजन आपने कैसे लिए, चॉइसेस एंड अनसर्टेनिटी, कि फिर आप सम टाइम आपने डिसीजन लिया तो उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, फिर आप उस डिसीजन पे आप कितना स्टैंड करते हैं, ये इससे रिलेटेड है बच्चे। एंड लास्ट यूनिट नंबर 22, द प्रोग्रेस, सेंट जॉन ग्रीन एरवाइन, अ प्ले इन वन एक्ट, अ प्ले इन वन एक्ट। अब बेटा ये प्ले है। अब प्रोग्रेस को अगर हम देखें ना तो ये टाइटल इरोनिकल टाइटल है, आयरनी है इसमें। वो क्या बच्चे कि बजाय तो ये लगता है प्रोग्रेस, बड़ी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ऑथर इसमें द ऑथर लाफ्स एट द एटीट्यूड ऑफ वॉर मॉन्गर्स एंड साइंटिस्ट। ये जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो वॉर को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं इन पे वो हंसते हैं, ये जो हमारे ऑथर हैं। और फिर ये जो ऑथर है बच्चा, ये ब्रिटिशर्स ऑथर हैं, प्ले राइट हैं, ब्रिटिशर्स प्ले राइट, जो प्ले लिखते हैं उनको प्ले राइट कहते हैं बच्चे। और फिर ये वन एक्ट प्ले क्या होता है, इसके मैं 2-3 आपको मेन फीचर्स बता देता हूं बच्चा, कि वन एक्ट प्ले मीन कि इसमें जस्ट वन एक्ट होगा, सीन कैन बी 1 और 2 और 3, सीन ज्यादा हो सकते हैं, एक्ट 1 होगा। दूसरा बेटा इसका फीचर क्या है जी कि इन वन एक्ट वी हैव ब्रीफ और शॉर्ट, इसमें ये ब्रीफ होता है, ये शॉर्ट होता है। अब इसमें एक्शन में ब्रेक नहीं होते, कोई एक्शन या इंटरवल्स नहीं होते। नेक्स्ट फीचर, एक और फीचर इसका हो सकता है कि इसमें यूजुअली एक ही थीम होता है और वो एक ही सेटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाता है या एक ही सिचुएशन में प्रेजेंट किया जाता है। एक और फीचर इसका वन एक्ट प्ले का हो सकता है जी कि इसमें जो कैरेक्टर हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके नंबर कैरेक्टर की क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये अब बेटा, अब ये इसमें टू, मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, टू मेन कैरेक्टर है। प्रोफेसर हर्नी, ही इज अ साइंटिस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, इसका इन ह्यूमन बिहेवियर है, और इसका सोल पर्पस क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इसकी लाइफ का मकसद यही है। और सेकंड इनकी सिस्टर है इस प्ले में, वो क्या है, मिसेस वेल्डन, और इन दोनों का आपस में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये जो प्रोफेसर हर्नी है ये वार को अप्रिशिएट करते हैं या आगे वो एक्सपेरिमेंट करना, और जो उनकी जो सिस्टर हैं वो उसको डिसलाइक करती हैं, ये वॉर से नफरत करती हैं। तो इसका जो थीम है बच्चे वो क्या है, ह्यूमनिज्म, एवोल्यूशन ऑफ वॉर आर प्रोमोटिंग पीस, कि आप ह्यूमैनिटी की बात करें, वॉर को खत्म करें, पीस की बात करें। तो ये बेटा ओवरऑल आपका ये पहले मैंने बताया कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं या आपकी बिल्ड होंगी ये इस न्यू बुक को पढ़ने के बाद। और फिर ये जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपकी बुक में ये जो सारे के सारे 22 यूनिट्स हैं, इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया बेटा। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर होगी। अगर कहीं पे कोई इशू होता है बेटा तो फिर हम इंशाल्लाह क्यूरी सेशन में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज बेटा।